हाँ जी, प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और ये वीडियो सीरीज सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चाहे राजस्थान राज्य स्तर पर देखे जाए तो रीट प्रतियोगी परीक्षा है, उसके अलावा थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है। इसके सभी मनोविज्ञान के जितने भी टॉपिक है वो मेरे द्वारा आपको करवाए जाएंगे इस सीरीज के माध्यम से। साथ ही राज्य स्तर पर जितने भी भारत में जितने भी राज्य हैं जिनमें शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई जाती है टेट नाम से, उन सभी के जो शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक है वो सभी मैं इस सीरीज के माध्यम से करवाऊंगा। तो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये सीरीज उपयोगी रहेगी। आप सभी को मेरी तरफ से भावी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु ढेरों शुभकामनाएं कि आप जो भी आपके उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनमें आप जल्द ही सफल हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। जितने भी नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करना न भूलें। मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों हम बालक के विकास की बात कर रहे थे और बाल विकास जो है हम पढ़ रहे थे। बाल विकास जो कि एक महत्वपूर्ण यूनिट है, रीट लेवल जो पात्रता परीक्षा है राजस्थान में आयोजित होने वाली रीट, उसकी पहली यूनिट जो है वो बाल विकास से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। 10 से 12% इस यूनिट में से पूछे जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने विलियम मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ा था। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में हमने पढ़ा है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके विलियम मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियाँ। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं नैतिक विकास के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में सवाल उठना चाहिए कि नैतिक शब्द जो है इसका अर्थ क्या है। नैतिक शब्द विद्यार्थियों जो है अंग्रेजी में हम इसे मॉरल बोलते हैं। नैतिक शब्द जो है अंग्रेजी शब्द मॉरल का जो है हिंदी रूपांतरण है और लैटिन भाषा के एक शब्द है मोरेज। इस मोरेज शब्द से ही जो है मोरल बना है। अधिकतर जो शब्द आप देखते हैं मनोविज्ञान में जो पारिभाषिक शब्दावली जो आती है उसमें जितने भी शब्द आते हैं तो वो लगभग लैटिन भाषा से संबंधित होते हैं और कुछ एक ग्रीक भाषा के भी आते हैं। तो ये जो मॉरल शब्द है ये लैटिन भाषा के मोरेज शब्द से बना है और जिसका तात्पर्य है कि समाज के द्वारा स्वीकृत या समाज सम्मत व्यवहार, उसे ही हम क्या कहते हैं, नैतिकता या नैतिक कहते हैं। अब समाज सम्मत व्यवहार कौन सा है? समाज सम्मत व्यवहार का अर्थ है विद्यार्थियों कि समाज के द्वारा कुछ कानून या विधियां जो बनाई गई है उनके अनुसार व्यक्ति अगर व्यवहार करे तो वो उसका नैतिक व्यवहार कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान विषय का जो मेन फोकस है वो व्यक्ति के व्यवहार को जानना है। मानव व्यवहार का अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है। और इस व्यवहार के अंतर्गत मानव के व्यवहार में नैतिकता भी शामिल है। तो नैतिकता का मीनिंग ये हुआ कि समाज में कुछ ऐसी विधियां हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जो समाज के द्वारा बनाए गए और उन कानूनों पर एक व्यक्ति को चलना होता है। तभी हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो समाज सम्मत व्यवहार कर रहा है, यानी समाज के द्वारा जो स्वीकृत व्यवहार है उन व्यवहार को व्यक्ति जब करता है तो वही नैतिकता की श्रेणी में आते हैं। अब समाज सम्मत व्यवहार का मतलब है कि समाज में रहकर मनुष्य कुछ रूढ़ियों और परंपराओं को अपनाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई बड़ा आता है, आपसे बड़ा है कोई व्यक्ति, आपके घर में कोई मेहमान आया है जो आपसे बड़ा है, तो आपके परिवार वालों ने आपको सिखाया है शुरू से ही कि जब भी घर में कोई बड़ा है तो आपको उसके पैर छूने हैं, आपको पैर छूने हैं और आपको नमस्कार करना है। ऐसा आपको कहते हैं, घर के बड़े सदस्य कहते हैं। जब आप छोटे बच्चे थे तभी से आपके अंदर ये नैतिकता का विकास किया गया कि बड़ों के प्रति हमें आदर का भाव रखना चाहिए, घर में कोई भी बड़ा है तो उसके पैर छूने चाहिए। तो ये क्या है? ये नैतिकता है। उसके अलावा चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पाप लगना, कुछ भी बुरा करने पर ऐसा मानना कि मेरे द्वारा पाप हो गया है, तो ये सब चीज़ें नैतिकता के अंतर्गत आती है। उसके अलावा विद्यार्थियों, समाज में रहकर के मनुष्य को समाज के कुछ नियमों को मानना पड़ता है और यदि वो व्यक्ति उन नियमों को नहीं मानता है, जैसे हमारे विवाह के संस्कार हैं, बहुत सारे विवाह के अलग अलग संस्कार हैं, उसके अलावा व्यक्ति के आचरण है दूसरे व्यक्तियों के प्रति, तो ये सब नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। रसोई घर में जब आप घुसते हैं तो मम्मी कहती है नहीं नहीं चप्पल लेके मत आना, चप्पल लेकर रसोई घर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रसोई घर, हाँ, मम्मी जब रसोई घर के अंदर बालक प्रवेश करता है तो माता कह देती है कि भाई रसोई घर के अंदर चप्पल लेकर प्रवेश नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर अन्नपूर्णा देवी साक्षात विराजमान है, अन्न की देवी, तो पाप लग सकता है। तो ये सब क्या है? नैतिक आचरण है एक बच्चे का। गाली गलौच नहीं करना, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, ये भी नैतिकता के अंतर्गत आता है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि समाज जिन व्यवहारों को स्वीकृति दे देता है वो व्यवहार क्या कहलाते हैं? नैतिक व्यवहार कहलाते हैं। अच्छा, नैतिक व्यवहारों को यदि कोई भंग करता है,
या मान लीजिए नैतिक व्यवहार कोई व्यक्ति नहीं करता है, अनैतिकता का प्रदर्शन करता है, तो क्या उसको कानूनी रूप से दंड दे सकते हैं? नहीं दे सकते। यानी कि कानून में नैतिकता को लेकर के कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये तो सिर्फ और सिर्फ समाज के द्वारा दिए गए व्यवहार है, समाज के द्वारा बनाए गए कानून है, किसी संविधान के द्वारा बनाए गए कानून नहीं है। संविधान में नैतिकता का जिक्र नहीं है। तो नैतिकता की बातें यदि कोई नहीं करता है और अनैतिक व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो उस व्यक्ति को कानून के द्वारा कोई दंड नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये व्यवहार समाज के द्वारा दिया गया है और इन कानूनों में व्यक्ति क्या होता है, बंधा हुआ रहता है, और इन कानूनों में बंद करके वो कोई भी गलत कार्य नहीं करता है। एक बालक मंदिर गया और मंदिर में मूर्ति के पास कुछ सिक्के पड़े थे। उस बच्चे ने सोचा कि मैं इन सिक्कों को उठा लूं, लेकिन फिर उसे बात याद आई कि मेरी दादी माँ ने मुझे कहा था कि मंदिर में भगवान होते हैं और भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भगवान क्या देते हैं, चोरी की सजा देते हैं। तो ऐसी बात उस बच्चे को याद आ गई और उसने उस मूर्ति के आगे से वो पैसे नहीं उठाए और चोरी नहीं की, यानी उसने नैतिकता का परिचय दिया। ठीक है, तो आप जान गए होंगे कि नैतिक शब्द का अर्थ क्या है और नैतिकता एक्चुअल में क्या होती है। चलिए पीपीटी के माध्यम से देखते हैं। देखिए, नैतिक शब्द अंग्रेजी के मोरल का हिंदी रूपांतरण है और ये जो मोरल शब्द है ये लैटिन भाषा के मोरेस से बना है और इसका अर्थ क्या होता है, समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार होता है। अभी बात की अपन ने, मनुष्य द्वारा समाज में रहकर किया जाने वाला समाज सम्मत व्यवहार क्या कहलाता है विद्यार्थियों, नैतिकता के अंतर्गत आता है। बालक में नैतिकता के विकास के लिए अमेरिकन विद्वान है जिनका नाम है लॉरेंस कॉलबर्ग। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है विद्यार्थियों, और इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बच्चों को बहुत सारी कहानियां सुनाई और कहानियों के माध्यम से जाना कि किस आयु वर्ग के अंदर बच्चे में नैतिकता का विकास होता है। ठीक है, तो कॉलबर्ग ने कहानियां लिखी थी और कहानियां सुना सुना करके बच्चों को, हर आयु वर्ग के बच्चों को कहानियां सुनाई। छोटे शैशवावस्था के बालकों को सुनाई, बाल्यावस्था के बालकों को सुनाई, किशोरावस्था के बच्चों को सुनाई कहानियां, और उन कहानियों के माध्यम से इन्होंने परिणाम निकाला कि हर आयु वर्ग के अंदर कब कब बालक के अंदर नैतिकता का विकास होता है और किस तरह से होता है और वो किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आइए अब आगे हम जानते हैं कोलबर्ग के अनुसार जो नैतिकता है उसके बारे में हम जानते हैं विद्यार्थियों। हाँ, तो विद्यार्थियों अपन ने जाना कि कोलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और सिद्धांत के अंतर्गत जो है उन्होंने नैतिकता से संबंधित कहानियां सुनाई और उन कहानियों के माध्यम से उन्होंने ऐसा जाना कि बालकों के व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। सभी आयु वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उन्हें नैतिक विकास की कहानियां कोलबर्ग के द्वारा सुनाई गई और कहानियों के परिणाम स्वरूप उन्होंने पता किया कि भाई किस उम्र के बच्चे में किस तरह का नैतिक विकास हुआ है। तो देखिए पीपीटी के माध्यम से देखिए आप, कोलबर्ग ने माना कि यदि बालकों को शैशवावस्था से ही नैतिकता से संबंधित कहानियां सुनाई जाए, यानी शैशवावस्था जन्म से 5-6 वर्ष का जो समय है उसके बारे में कह रहे हैं कोलबर्ग कि अगर बच्चों को शैशवावस्था से ही नैतिकता से संबंधित कहानियां माता पिता के द्वारा सुनाई जाए तो उनमें नैतिक विकास क्या होता है, उच्च स्तर का हो पाता है, अच्छा नैतिक विकास हो पाता है उनमें शुरू से ही अगर उनको इस तरह की कहानियां सुनाई जाए। और बालकों का व्यवहार परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, व्यवहार में जो बुराइयां हैं, जो नकारात्मक तथ्य है, नकारात्मकता है, वो सारी बच्चों की क्या है, खत्म हो जाती है। इसीलिए विद्यार्थियों आपको पता होगा कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स के अंदर नैतिक शिक्षा की किताब लगती है। हो सकता है आप किसी स्कूल में पढ़े हो प्राइवेट में, तो वहाँ आपने पढ़ी होगी किताब। तीसरी क्लास से ही नैतिक शिक्षा और जीके ऐसी किताब लगा के रखते हैं कई स्कूल वाले। तो इसका उद्देश्य क्या है, इस किताब को लगाने का उद्देश्य यही है कि बच्चों को नैतिक व्यवहार की समझ दी जाए, नैतिकता की समझ दी जाए। इसीलिए इस तरह की पुस्तकों को जो है स्कूल स्तर पर छोटी क्लासों में लगाया जाता है। और कोलबर्ग भी यही कह रहे हैं कि भाई शैशवावस्था से ही बच्चों को जो है नैतिक विकास से संबंधित शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि आगे चल के उनका आचरण जो है समाज सम्मत हो और अच्छा एक नागरिक बनकर वो बालक सामने आए। आगे देखिए, कोलबर्ग की प्रसिद्ध पुस्तक है विद्यार्थियों, पुस्तकों की रचना की थी इन्होंने और पुस्तकों के माध्यम से मैंने आपको बताया कहानियां लिखी इन्होंने बहुत सारी और बच्चों को कहानियां सुनाई इन्होंने। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट यानी कि मोरल यानी नैतिकता, नैतिकता का विकास। तो इस पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। नैतिकता की बात कर रहे हैं तो नैतिकता से संबंधित ही पुस्तक लिख रहे हैं कोलबर्ग, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। और इन किताबों के अंदर एक कहानी है जो इनकी काफ़ी फेमस हुई है, वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं इनकी, लेकिन इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम है हेंज की दुविधा, जो काफ़ी लोकप्रिय है। हेंज की दुविधा कहानी में क्या दिया है विद्यार्थियों कि एक्चुअल में एक यूरोपियन कंट्री का एक व्यक्ति है जिसका नाम है हेंज, और वो हेंज के पास क्या है कि पैसे इतने नहीं है, मतलब गरीब व्यक्ति कह सकते हो आप, गरीब परिवार से बिलोंग करता है हेंज। हेंज की पत्नी होती है क्लेरा नाम की, तो वो बीमार पड़ जाती है, एक बार बीमार पड़ जाती है, गंभीर रोग होता है उसे, कैंसर जैसा कोई रोग होता है उसको। और जब वो डॉक्टर को दिखाते हैं, चेकअप कराते हैं, तो क्लेरा की बीमारी के लिए डॉक्टर दवाई देता है और कहता है कि दवाई आप झट से लेकर आओ, तुरंत आपको लानी पड़ेगी दवाई ये, तभी क्या है कि क्लेरा बच सकती है। तो हेंज क्या है, मेडिकल शॉप पे जाता है और जाकर के दवा विक्रेता से
दवा मांगता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि उस दवा के पैसे चुका सके। तो वो उसके सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है दवा वाले के सामने कि मैं बाद में चुका दूंगा, मेरे पास पैसे आएंगे जब मैं दे दूंगा। लेकिन दवा वाला क्या है कि उसको मना कर देता है। अब हैंज कोशिश करता है अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से पैसे लेने की, लेकिन उनसे भी इतने रुपए नहीं ले पाता कि उस दवा की कीमत पूरी हो जाए। आखिरकार हैंज दुविधा में पड़ जाता है कि अब मैं करूं क्या। अपनी पत्नी को बचाना है तो ये दवा खरीदनी पड़ेगी, और दवा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहते हैं कि वो हैंज जो है उस दुकान से चोरी करता है, चोरी करके और वहां से उस दवा को चुराता है और अपनी पत्नी को वो जो है दवा उपलब्ध करवाता है। तो इस तरह से ये कहानी लिखी है कोलबर्ग ने। अब ये कहानी कोलबर्ग अलग अलग आयु के बच्चों को सुनाते हैं, शैशवावस्था वालों को, बाल्यावस्था वालों को, किशोरावस्था वालों को, सबको ये कहानी सुनाते हैं। और कहानी सुनने के पश्चात कुछ प्रश्न पूछते हैं उनसे, जैसे जैसे कि क्या हैंज को दवा चुरानी चाहिए थी। अब बच्चे जवाब देंगे, जैसा बच्चों में नैतिकता का विकास होगा उस तरह से जवाब देंगे बच्चे। तो अगर कोई बच्चा नैतिकता का विकास हुआ है किसी बालक में, तो जवाब देगा कि नहीं, हैंज को चाहे कैसी भी स्थिति हो लेकिन चोरी नहीं करनी चाहिए थी। नैतिकता का विकास जिस बालक का हुआ है वो इस तरह का जवाब देगा। लेकिन जिसमें विकास नहीं हुआ नैतिकता का, वो उग्र होकर के कहेगा कि हाँ बिल्कुल हैंज को दवा चुरानी चाहिए थी, कोई और उसके पास चारा नहीं था और कोई उसके पास इलाज नहीं था, तो उसने दवा चुरा ली तो अच्छा काम किया। तो इसका मतलब इस तरह की कहानी सुनाकर और फिर प्रश्न पूछ करके कि भाई दवा विक्रेता को क्या हैंज को दवा दे देनी चाहिए थी, क्या दवा विक्रेता को मुफ्त में दवा देनी चाहिए थी, क्या हैंज के रिश्तेदार परिवार वालों को हैंज की सहायता करनी चाहिए थी, क्या एक पति को पत्नी के जीवन को बचाने के लिए कोई भी गलत कार्य कदम उठाना चाहिए। इस तरह के प्रश्न कोलबर्ग पूछता है और इसके जो जवाब आते हैं उन जवाबों के आधार पर परिणाम निकालता है कोलबर्ग कि भाई एक बालक के अंदर जो है नैतिकता का विकास किस तरह से होता है, किस उम्र में होता है, और क्या क्या चीजें हैं जो उसे प्रभावित करती है नैतिकता के विकास में। ठीक है, तो ये हैंज की दुविधा कहानी, इस कहानी का नाम आपको याद रखना है, बाकी कहानी कोई नहीं पूछेगा पेपर में आपसे। तो हैंज की दुविधा नामक जो कहानी है वो कोलबर्ग से संबंधित है। पुस्तक याद रखना आप, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कोलबर्ग के सिद्धांत की जो स्टेज है, अलग अलग अवस्थाएं हैं, उनकी अपन बात करते हैं विद्यार्थियों। देखिए कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है नैतिक विकास का, उसकी तीन अवस्थाएं हैं। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी है देखिए, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और पश्च परंपरागत अवस्था। ठीक है, हालांकि ये जो तीन स्टेज, जो तीन अवस्थाएं बताई है, इनके दो दो चरण है सबके। पहली जो अवस्था है उसके भी दो चरण है, दूसरी अवस्था के भी दो चरण है, तीसरी के भी दो चरण है। कुल मिला के 6 चरणों के अंदर कोलबर्ग ने एक बालक के नैतिक विकास को पूर्ण रूप से दर्शाया है, समझाया है। तो हम एक एक की बात करेंगे, एक एक को जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है, और फिर इस एक अवस्था के अंदर जो दो चरण है उनको भी अपन अच्छे से जानेंगे। तो चलिए अपन बात करते हैं एक एक की। आज थोड़ा गला खराब है विद्यार्थियों, मौसम थोड़ा ऐसा ही है। ध्यान रखना आप अपना थोड़ा स्वास्थ्य का, ठंडे का, और ध्यान रखना ठंडा पानी वगैरह पीने से गला खराब हो सकता है इस मौसम में। हाँ, तो अपने बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहली लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की, मनुष्य के नैतिक विकास की जो पहली अवस्था है विद्यार्थियों, वो कोलबर्ग ने मानी है पूर्व परंपरागत अवस्था। क्या है नाम इसका? पूर्व परंपरागत अवस्था। अंग्रेजी में बोलेंगे प्री कन्वेंशनल स्टेज, या आप इसे कहेंगे प्राक रूढ़िवादी अवस्था। तीनों का अर्थ एक ही है, शब्द अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन तीनों का अर्थ एक ही है। क्या अर्थ है विद्यार्थियों? पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इस अवस्था में जो बालक है उसमें नैतिकता का विकास नहीं होता है। उसमें नैतिकता जो है बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, और नैतिकता अगर उसमें होती भी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको पूर्व परंपरागत स्टेज या पूर्व परंपरागत अवस्था इसको कहा गया है। ठीक है, परंपरागत का मतलब यहाँ पर यही है कि परंपरा जो चली आ रही है, जो नैतिक विकास जो बालक के अंदर होता है, या नैतिकता जब बच्चे के अंदर डेवलप होती है, तो उस डेवलपमेंट से पहले की जो अवस्था है ना, उसे हम नाम देते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था, या इसको प्राक रूढ़िवादी अवस्था भी आप कह सकते हो। अब देखिए इस अवस्था का टाइम पीरियड क्या है। इसका टाइम पीरियड कोलबर्ग ने 3 से 9 वर्ष माना है, यानी कि 3 साल से 9 साल तक का जो बच्चा है वो उसमें नैतिकता का विकास किस तरह से होता है उसके बारे में जो है कोलबर्ग बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्व परंपरागत अवस्था है, यानी नैतिकता का इसमें पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। ये नैतिकता का स्टार्टिंग फेज है, यानी कि एक बच्चे के अंदर नैतिकता के विकास का प्रथम या प्रारंभिक चरण है ये, जिसे हम बोलते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है, पीपीटी पे देखिए, इस अवस्था में बालक समाज द्वारा स्वीकृत परंपराओं को नहीं जानता है। आगे ना बात कि समाज के द्वारा जो स्वीकृत परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो विश्वास है, उनके बारे में बालक परिचित नहीं है, उनसे बालक परिचित नहीं है, बालक उनको नहीं जानता है, उनके बारे में बालक को जानकारी नहीं है। इसीलिए इसको क्या कह दिया गया है? इसीलिए इसको पूर्व परंपरागत अवस्था कह दिया गया है। अब मैंने आपको बताया कि हर अवस्था जो है वो 2 चरणों के अंदर डिवाइड है। तो ये जो पूर्व परंपरागत अवस्था है विद्यार्थियों, बालक के नैतिक विकास की, वो 2 चरणों में डिवाइड है। दोनों चरणों को अपन पढ़ेंगे। पहला चरण आपके सामने है, देखो, दंड या आज्ञा पालन की अवस्था।
दंड या आज्ञा पालन की अवस्था, और इसका जो टाइम पीरियड है वो निर्धारित किया है 3 से 6 वर्ष। ठीक है, 3 से 6 वर्ष। अब पूरी जो अवस्था है, पूरी अवस्था का टाइम पीरियड तो देखो 3 से 9 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन फिर इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। तो पहला हिस्सा जो है इसका वो है दंड या आज्ञा पालन की अवस्था, और इसका जो टाइम पीरियड है विद्यार्थियों वो 3 से 6 वर्ष माना गया है। यानी कि इस अवस्था में बालक की उम्र जो है वो 3 से 6 वर्ष होती है। और नाम से ही मालूम चल रहा है दंड या आज्ञा पालन की अवस्था, यानी इस अवस्था के अंदर बालक का जो नैतिक विकास है वो कैसे होगा? दंड से होगा या डर से होगा। किसी के डर से ही बालक किसी नैतिक कार्य को करेगा, इसीलिए इसको जो है दंड या आज्ञा पालन की अवस्था कहते हैं। देखिए, इस अवस्था में बालक कोई भी कार्य करता है तो उसका कारण दंड या भय होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन का कारण दंड ही होता है। यानी डरा करके ही बालक को आप कोई काम करवा सकते हो इस अवस्था के अंदर, 3 से 6 वर्ष के बालक के अंदर। अगर हम अवस्थाओं की बात करें तो 3 से 6 वर्ष का बालक जो है वो शैशवावस्था का बालक है। सामान्य वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था बालकों की अवस्थाओं का, तो उसमें हमने जाना था कि 0 से 5-6 वर्ष तक का बालक जो है वो शैशवावस्था का बालक है। तो ये दंड या आज्ञा पालन की जो अवस्था है कोहलबर्ग के अनुसार, इसका टाइम 3 से 6 वर्ष है। यानी कि ये एक ऐसी अवस्था है, ऐसी उम्र है जिसमें बालक शैशवावस्था में होता है, और उसको कोई भी कार्य आप करवा रहे हो तो दंड के भय से करवाना पड़ेगा, उसको डरा करके करवा सकते हो आप। यानी कि नैतिकता उसके अंदर बिल्कुल नहीं होती है, वो कहीं पर भी टॉयलेट कर देगा, उसको शर्म शंका नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगी उसको शर्म। यानी नैतिकता उसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि अभी नैतिकता उसके अंदर डेवलप ही नहीं हुई है, उसको पता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, घर में कोई बड़े आएंगे तो आप उसको डांट के कहेंगे पैर छू, चल पैर छू इनके, कहोगे ना, कहना भी पड़ता है कई बार बच्चों को। तो आपके भय से, डर से ही वो इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। उसके खुद के अंदर कोई इस तरह का कोई व्यवहार नहीं है, उसकी खुद की कोई ऐसी सोच नहीं है, कोई ऐसी समझ उसमें विकसित नहीं हुई है कि मैं घर में कोई बड़ा आया तो मैं उसके पैर छू लूं। समझ रहे हो? इसीलिए इस अवस्था को दंड या आज्ञा पालन की अवस्था कह दिया है। यानी कि इस अवस्था में बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन दिखता है वो घर वालों के डर और भय के कारण दिखता है, और इसीलिए इसको जो है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की पहली जो स्टेज है कह दिया है। आगे देखो विद्यार्थियों, आगे जो पूर्व परंपरागत अवस्था है नैतिक विकास की, उसका जो दूसरा चरण है वो है साधनात्मक अनुबंधन कह दो इसको, चाहे आप अहंकार की अवस्था कह दो, चाहे आप लालच की अवस्था कह दो इसको। और इसका टाइम पीरियड 6 से 9 वर्ष माना गया है। 6 से 9 वर्ष, इसका मतलब पूर्व बाल्यावस्था आप इसको कह सकते हो, क्योंकि बाल्यावस्था का टाइम पीरियड लगभग 6 से 12 वर्ष होता है। तो 6 से 9 वर्ष जिसको आप पूर्व बाल्यावस्था कह सकते हो। इस अवस्था का नाम साधनात्मक अनुबंधन दिया गया है। अब ये साधनात्मक अनुबंधन क्या है? साधनात्मक अनुबंधन का मतलब है कि आपका कोई ना कोई बॉन्ड बन जाना। बच्चा किसी कार्य को कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई लालच छुपा हुआ है, उसको बोलते हैं साधनात्मक अनुबंधन। आपने देखा होगा कि पानी के अंदर बगुला एक टांग पर खड़ा रहता है, एक टांग पर खड़ा होकर के साधना करता है, भोला बनता है, शरीफ बनता है, और जैसी मछली दिखती है तो उसको अपनी चोंच से पकड़ लेता है। सॉरी। तो ये क्या है? ये साधनात्मक अनुबंधन है। या फिर मान लीजिए आप कोई पेपर दे रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं और आप उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आप किसी मंदिर में जाते हैं अपने इष्ट देव के, और वहां जाकर के कह देते हैं कि मैं सवा मणि चढ़ाऊंगा, है ना, सवा मणि 51 किलो में कोई भी प्रसाद में चढ़ाऊंगा, लड्डू हो सकता है, कोई जलेबी हो सकती है, पेड़े हो सकते हैं, बर्फी हो सकती है। तो ये क्या? ये साधनात्मक अनुबंधन स्थापित हो गया आपका। आप स्टडी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भगवान को भी आपने इसमें शामिल कर लिया है, बीच में लेके आ गए हैं आप भगवान को, आप अपने और तैयारी के बीच में। यानी कि अब परिणाम जो है वो उस अनुबंधन पर डिपेंड करेगा कि भाई मैं अगर नौकरी लग गया तो मैं भगवान आपके 51 किलो प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो इसको बोलते हैं साधनात्मक अनुबंधन। यानी किसी कार्य के करने के पीछे कोई ना कोई कारण का निहित होना और बदले में कुछ मिलना, वो होता है साधनात्मक अनुबंधन। तो ये जो अवस्था है 3 से 6 वर्ष की, ये विद्यार्थियों साधनात्मक अनुबंधन की अवस्था है। इस अवस्था के अंदर बालक में जो नैतिक विकास होता है तो वो किसी ना किसी कारण से होता है। जैसे मान लीजिए कई बार आप घर में इस उम्र के बच्चे को कहते हैं कोई काम करने के लिए, तो वो आपसे कहेगा कि ठीक है मैं काम तो कर दूंगा, लेकिन मेरे को 5 रुपये चाहिए, मेरे को 10 रुपये चाहिए। या फिर आप उसको कोई कुछ पैसे दोगे 20, 25, 50 रुपये, तो वो कहेगा जो बचेंगे वो मेरे हैं। तो ये क्या है? ये साधनात्मक अनुबंधन है। यानी कि वो एक लालच में आकर के काम कर रहा है, उसका मन नहीं है काम करने का। आपके घर में भी ऐसे बच्चे होंगे जो आप उनसे कोई सामान मंगवाते हैं दुकान से, तो बचे हुए पैसे अपने पास रखते होंगे, कहते होंगे ना वो बचे हुए मेरे हैं, वो मेरे हैं, मेरे हिस्से के हैं। तो इसी को बोलते हैं साधनात्मक अनुबंधन। अहंकार की अवस्था भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इस अवस्था के अंदर बालक अपने आप को बुद्धिमान समझने लगता है, अपने आप को क्या है, बहुत होशियार समझने लगता है, इसीलिए इसको अहंकार की अवस्था भी कहते हैं। किसी कहना नहीं मानता है, खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है, तो इसे अहंकार की अवस्था भी कहते हैं। और लालच की अवस्था तो है ही, क्योंकि साधनात्मक अनुबंधन हुआ है, कोई काम करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई लालच होना चाहिए उसका, तो वो उस काम को करता है। तो इसीलिए ये साधनात्मक अनुबंधन की अवस्था इसको नाम दिया गया है कि 6 से 9 वर्ष का बालक में जो नैतिक विकास होता है उसके पीछे जो कारण है वो कारण लालच है, जिसे हम साधनात्मक अनुबंधन कहते हैं। पीपीटी के माध्यम से देखिए, इस अवस्था में बालक किसी भी कार्य को लालच में आकर करता है, वह केवल उसी व्यवहार करता है जिससे उसका मतलब पूरा हो जाए, उसका काम बन जाए बस।
उस काम को वो कर देगा, उसका काम बनना चाहिए। तो ये 2 स्टेज थे कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। जो पहली अवस्था है विद्यार्थियों, पूर्व परंपरागत अवस्था, उसके 2 स्टेज, 2 चरण हैं। पहला हमने पढ़ा और दूसरा हमने पढ़ा है, दोनों स्टेज हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी अवस्था की। जो दूसरी अवस्था कौन सी है विद्यार्थियों? परंपरागत रूढ़िवादी या कन्वेंशनल स्टेज आप इसको बोलेंगे। परंपरागत रूढ़िवादी इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस अवस्था के अंदर बालक के अंदर नैतिकता का विकास होने लगता है। जो सामाजिक परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो मूल्य है, उनका विकास होने लगता है एक बच्चे के अंदर। इसीलिए इसको परंपरागत स्टेज, यानी समाज की जो परंपराएं हैं उनको बालक समझना शुरू कर देता है, इसलिए इसको परंपरागत अवस्था कहा गया है। साथ ही रूढ़िवादी अवस्था भी इसको कहते हैं, और अंग्रेजी में आप बोलेंगे इसको कन्वेंशनल स्टेज। आयु सीमा देखिए 9 से 15 वर्ष मानी गई है इसकी, परंपरागत अवस्था की। और पीपीटी के माध्यम से देखते हैं अपन, इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है, सबसे ज्यादा नैतिक विकास होता है, क्योंकि बालक जो है समाज की जो मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, रीतियां हैं, परंपराएं हैं, उनको समझने लगता है, धीरे धीरे मूल्यों को समझने लगता है, मूल्यों को ग्रहण करने लगता है, यानी उसका नैतिक विकास होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस अवस्था में बालक का क्या होता है? सबसे ज्यादा नैतिक विकास होता है। वह धर्म, समाज, मूल्यों और इन सब के विषय में जानना चाहता है। ठीक है, ये लीजिए। अब विद्यार्थियों, ये जो परंपरागत अवस्था है इसको भी कोलबर्ग ने 2 चरणों के अंदर डिवाइड किया है। तो पहला चरण अपन पढ़ते हैं। देखिए, पहला चरण है विद्यार्थियों इसका उत्तम बालक बालिका की अवस्था। उत्तम बालक और बालिका की अवस्था, आयु सीमा बताई है 9 से 12 वर्ष। 9 से 12 वर्ष, इसका मतलब उत्तर बाल्यावस्था का टाइम पीरियड है ये। उत्तर बाल्यावस्था यानी कि बाल्यावस्था का अंतिम समय 9 से 12 वर्ष। तो इस अवस्था के अंदर विद्यार्थियों जो बालक और बालिका है वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इस अवस्था का, इस चरण का नाम ही क्या दे दिया है? उत्तम बालक या बालिका की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे खुद की प्रशंसा के लिए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि घर में आपके इस उम्र के जो बच्चे हैं वो घर के कार्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके कार्यों को सराहा जाए। दुकान से चाहे कुछ लाना हो तो वो बढ़ चढ़ के आगे आएंगे, हम करेंगे, हम लेके आएंगे। घर में कोई मेहमान आता है तो उसको लेके आना, उसको छोड़ के आना, गेट तक उसको सी ऑफ करना, मतलब हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगता है बालक, और वो चाहता है कि बस घर वाले मेरी प्रशंसा करें। तो इसीलिए इस अवस्था को जो है कोलबर्ग ने उत्तम बालक और बालिका की अवस्था कहा है। 9 से 12 वर्ष का टाइम पीरियड बताया इसका। पीपीटी के माध्यम से देखिए, इस अवस्था में बालक प्रशंसा पाने के लिए अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करता है। व्यवहार कैसा करता है? अच्छा व्यवहार का प्रदर्शन करता है, ताकि उसे क्या मिले? शाबाशी मिले। वो अपनी प्रशंसा सुननी पसंद करता है दूसरों के मुख से, इसीलिए वो इस तरह के अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करता है। ठीक है, चलिए दूसरा चरण देखिए आप। परंपरागत अवस्था का दूसरा चरण अपन पढ़ रहे हैं। दूसरा चरण की आयु सीमा जो है वो विद्यार्थियों 12 से 15 वर्ष मानी गई है। 12 से 15 वर्ष यानी कि किशोर अवस्था प्रारंभ हो चुकी है। पूर्व किशोर अवस्था की अपन बात कर रहे हैं। किशोर अवस्था का टाइम पीरियड जो है वो लगभग 12-13 वर्ष से 18-19 साल तक का होता है। तो 12 से 15 की बात हो रही है, इसका मतलब किशोर अवस्था क्या हो गई है? प्रारंभ हो गई है। इस आयु का बालक परंपराओं और नैतिक मूल्यों को समझने लगता है और सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए अग्रसर दिखता है। ठीक है, यानी कि इस उम्र का जो बच्चा है वो किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था में होता है, किशोर अवस्था में एंटर हो जाता है, और इस उम्र का जो विद्यार्थियों जो बालक है वो सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास करता है। सामाजिक व्यवस्थाओं का मतलब है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगता है। जैसे किसी बच्चे के घर में शादी विवाह का कोई फंक्शन है, तो उस फंक्शन के अंदर इस उम्र के जो बालक हैं, 12-15 साल के जो बालक हैं, वो बढ़ चढ़ के काम करते हैं और एक जिम्मेदारी से कामों को पूर्ण करते हैं। उन्हें लगने लगता है कि हाँ, अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमें ये काम पूरा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस अवस्था के अंदर वो जो समाज की परंपराएं हैं, जो मूल्य है, उन सबको समझने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि हाँ, अब हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हमें ये काम करना चाहिए। और ऐसे बालक, इस उम्र के बालक आपको लगभग हर जगह सामाजिक व्यवस्था को बनाते हुए दिखाई देंगे। आपको शादी समारोह के अंदर काम करते हुए, भागते हुए, कोई भी भारी काम होगा तो उसमें इस उम्र के बालक भाग के पहले करेंगे, कला हम करते हैं। तो इसीलिए कोलबर्ग ने कहा है कि इस उम्र के जो बालक हैं वो सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए अग्रसर रहते हैं, आगे रहते हैं सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इस चरण का नाम भी क्या दे दिया है? सामाजिक व्यवस्था उन्मुखता की अवस्था है ये। ठीक है, चलिए अब अपन पढ़ते हैं लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार जो अवस्थाएं पढ़ रहे हैं नैतिक विकास की, उसमें अंतिम जो अवस्था है विद्यार्थियों, उसे नाम दिया है पश्चिम परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत, अंग्रेजी में बोले पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। क्योंकि ये नैतिक विकास की तीसरी और अंतिम अवस्था है। पहली अवस्था हमने पढ़ी थी पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरी पढ़ी थी हमने परंपरागत अवस्था, तो अब ये अंतिम है, तो इसलिए इसका नाम भी क्या दे दिया है? पश्चिम परंपरागत, यानी परंपराओं को धारण करने के बाद की अवस्था है ये। उत्तर परंपरागत अवस्था भी इसको आप कह सकते हो, बाद की है इसीलिए, और अंग्रेजी में आप इसको बोलोगे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। आयु सीमा देखिए, 15 वर्ष से अधिक आयु इसकी मानी गई है, और इस अवस्था में बालक का जो नैतिक विकास है विद्यार्थियों, वो लगभग क्या हो जाता है? लगभग नैतिक विकास जो है वो पूर्ण हो चुका होता है। बच्चा किशोर अवस्था में आ जाता है, किशोर अवस्था से आगे उत्तर किशोर अवस्था की तरफ बढ़ता है, तो उसमें नैतिक विकास, समाज के नियमों को पूरी तरह से वो जान लेता है,
और उन्हें जान करके उन नियमों के अनुसार ही अपना आचरण प्रदर्शित करता है। तो नैतिक विकास लगभग इस अवस्था के अंदर बालक का पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था को भी जो है कोलबर्ग ने 2 चरणों के अंदर बांटा है। एक-एक के बारे में बात करते हैं। तो पहला चरण है सामाजिक समझौते की उन्मुखता या सामाजिक बंधन की अवस्था, अपन इसको कह सकते हैं। तो सामाजिक समझौते का मतलब क्या है? सामाजिक समझौते का मतलब है विद्यार्थियों कि समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के अंदर बालक सक्रिय रूप से भाग लेने का प्रयास करता है। सक्रिय रूप से भाग लेने का प्रयास करता है और समाज के जितने भी नियम हैं, परंपराएं हैं, उन परंपराओं को अपना करके और खुद को समाज में स्थापित करने का प्रयास करता है। इसीलिए इस अवस्था को सामाजिक समझौते की अवस्था जो है कहा गया है। दूसरा, इसे सामाजिक बंधन की अवस्था इसलिए कहते हैं कि समाज के कुछ नियम है, कानून हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं, नैतिक विकास के अंतर्गत समाज के कुछ नियम या कानून बनाए जाते हैं। तो उन नियमों और कानूनों को ध्यान में रख करके बालक जब अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है समाज के सामने, तो इसी को सामाजिक बंधन की अवस्था कहते हैं, क्योंकि समाज के कुछ नियम कानून है जिसमें मनुष्य बंधा हुआ है और उन नियमों कानूनों में बंध करके मनुष्य काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए इस अवस्था को 15 से 18 वर्ष की जो अवस्था है, इसे सामाजिक समझौते की अवस्था कह दिया गया है। आगे देखिए, आगे विद्यार्थियों जो पश्च परंपरागत अवस्था का जो दूसरा चरण है, उसका नाम है विवेकशीलता की अवस्था या सार्वत्रिक नीति उन्मुखता की अवस्था। विवेकशीलता का मतलब है कि सही गलत की पहचान कर पाना। जब बालक में सही गलत की पहचान करने की क्षमता विकसित हो जाती है, तो उसे हम विवेकशीलता कहते हैं। या सार्वत्रिक नीति उन्मुखता का मतलब है कि समाज सम्मत व्यवहारों को करने के लिए बालक को अग्रसर होना, उसे बोलते हैं सार्वत्रिक नीति उन्मुखता। टाइम पीरियड की बात करें अपन तो 18 वर्ष से अधिक है। 18 साल से ऊपर जब बच्चा हो जाता है, यानी कि वो वयस्क मान लिया जाता है, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है बालक, किशोरावस्था उसकी पूर्ण हो चुकी होती है, तब ये अवस्था आती है बालक की, जिसे हम विवेकशीलता की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से वयस्क हो जाता है और समाज सम्मत व्यवहार करने लगता है। उसका नैतिक विकास क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है, नैतिक विकास पूरा हो जाता है उसका, और अपनी विवेक शक्ति से वो निर्णय लेने लगता है। तो हमारे संविधान ने भी जो है विद्यार्थियों 18 वर्ष के व्यक्ति को जो है परिपक्व व्यक्ति माना है। इसीलिए मतदान करने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष में प्राप्त होता है। यानी कि हमारा संविधान ऐसा मानता है कि जो बालक जिसने 18 वर्ष पूर्ण कर लिया है, वो अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, सही गलत को जान सकता है, सही गलत को पहचान सकता है। तो इसीलिए कोलबर्ग ने भी जो है ये नैतिक विकास की एक व्यक्ति की अंतिम अवस्था मानी है, 18 वर्ष से अधिक की अवस्था, जिसमें वो पूरी तरह से समाज के नियमों कानूनों को जो है वैधानिक रूप से मानने लगता है, उनका पालन करने लगता है, उनके अनुसार अपना व्यवहार करने लगता है, समाज की सभी परंपराओं को समझने लगता है, और इस तरह से एक बालक जो है वो पूर्ण रूप से उसका नैतिक विकास पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत अपन ने पढ़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 6 से 7 सिद्धांत है जो अपन विकास से संबंधित पढ़ेंगे। विलियम मैकडूगल के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत अपन पढ़ चुके हैं, और अब ये लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आपको आज मैंने पढ़ाया है इस लेक्चर के माध्यम से। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।